हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम आसिम रियाज़ और हिमांशी के बारे में। बहुत सालों बाद जो है आसिम रियाज़ और हिमांशी हो रहा है। मतलब बिग बॉस 13 के बाद होता रहता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, जब से हिमांशी ने पॉडकास्ट जाके दी है पारस के साथ, तो हम सबको पता था, हम सब कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे आसिम के रिएक्शन का। हमको पता था आसिम ने रिएक्शन देना ही है। जाहिर सी बात है, एक साइड की स्टोरी आई थी, अभी एक साइड की स्टोरी बाकी थी। अब उस साइड की स्टोरी भी आई है उस साइड की स्टोरी की तरफ से, क्योंकि उसने कोई ऐसा पॉडकास्ट वगैरह तो नहीं दिया। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जो मैंने हिमांशी वाली वीडियो बनाई थी, तब मैंने आपको बोला भी था, लेकिन हमें उसका पता नहीं था कि वो रियल वीडियो है या उस वीडियो को एडिट करके दिया गया। तो यकीनन वो कहीं ना कहीं एडिट वीडियो है, क्योंकि अभी उसने रियल कुछ पोस्टें की हैं जिसको मतलब आसिम रियाज़ ने अपने रियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये जो भी आप स्टोरी बोल लो ये शेयर की है, जिसमें उसने तकरीबन हर एक एलिगेशन का रिप्लाई किया है। लेकिन उस एलिगेशन के रिप्लाई के साथ साथ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग भी की है, बहुत ज़्यादा जो है उसने मतलब पारस को भी बोला है, पारस के लिए भी उसने बात की है, और उसने हिमांशी को भी बहुत कुछ बोला है, बॉडी शेम वगैरह। अब कुछ लोग उसको जस्टिस कह रहे हैं कि हाँ भाई, उस बंदे ने जो रिप्लाई किया है वो बिल्कुल ऑन पॉइंट किया है, वो बिल्कुल ठीक किया, और कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि नहीं, इसने ये गलत किया है। अच्छा, उसने एक दो स्टोरीज़ भी उसने शेयर की है। उस स्टोरीज़ में वो मुझे थोड़ा सही लग रहा है कि चलो यार, कम से कम उसने जो उस पर एलिगेशंस लगे हैं उसका रिप्लाई उसने किया है। लेकिन अब यहाँ पर ये बात हो रही है, सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी स्टोरी के बारे में, जिसमें उसने सब बताया उसके करियर को लेकर। मतलब बॉडी शेमिंग हर एक चीज़ उसने की है, क्योंकि एट द एंड लोगों को ये लग रहा है कि उसने जवाब दिया, और जब वो जवाब देगा तो उसी तरीके का जवाब ही देगा। अच्छा, अगर आप उसकी हेडलाइन देखोगे तो वो हेडलाइन इतनी बड़ी है, मैंने कभी भी किसी को रिलीजन चेंज करने का बोला ही नहीं है। यही इसने सबसे पहले बोला है कि मैंने किसी को रिलीजन चेंज करने का नहीं बोला। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये है, अगर वो इनडायरेक्ट वे में जैसे बात कर रहा था कि वो अपने रिलीजन के बारे में कोई बात कर रहा था, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा लो। अब रिलीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, हम सबको पता है। रिलीजन और एक ये पॉलिटिशियन जो मुद्दे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। अब अगर आप किसी के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो, वो भी विदाउट कोई प्रूफ के बगैर, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, जो भी है वो हिमांशी ने खुद का है, ठीक है। ऐसे ही आसिम ने भी कोई प्रूफ नहीं दिया, क्योंकि आसिम के पास भी कोई प्रूफ नहीं होगा और उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं होगा। लेकिन उसके पास एक प्रूफ है जिसका जिक्र उसने आगे चलकर कहा है। लेकिन उसने कहा है कि मैंने कभी भी किसी को जो है वो रिलीजन चेंज करने का नहीं कहा है, और बोला कि मैंने मतलब मैं वो बंदा हूँ जिसने उसको पुश किया था उसके फिटनेस की तरफ, उसकी हर एक उसको बॉडी शेप की तरफ। और कहीं ना कहीं ये बॉडी शेप जो है, बॉडी जो है शेमिंग में ही लिया जा रहा है कि आप उससे पहले ये बोल रहे हो कि आपसे मिलने से पहले या आपके रिलेशन से पहले वो बंदी जो है वो दिखने जैसी नहीं थी, उसको आपने शेप में लेकर आए हो, आपने उसको चेंज किया, आपने उसको फिटनेस की तरफ बताया है, और ये सारी चीज़ें कही है। अब हिमांशी और जो आसिम का रिश्ता है ना, वो शुरू से ही प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक मैं किस लिए कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने बिग बॉस देखा हो तो आप सबको पता हो, हिमांशी जब बिग बॉस में इंटर हुई थी तब हिमांशी ऑलरेडी इंगेज थी, आप सबको ये याद होना चाहिए। और उस टाइम पर आसिम और हिमांशी जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज नजर आए, जो कि दोस्ती, जो कि हिमांशी की तरफ से दोस्ती थी, लेकिन हम देखने वालों को पता था कि आसिम उसके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखता है, बहुत कुछ उसके लिए फील करता है। और वो चीज़ सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर दिख रही थी, वही चीज़ आपको सेम नेशनल टेलीविज़न पर दिख रही थी। और जो हिमांशी का मतलब फियांसे रहा है, एक्स फियांसे, उसने उसको जाहिर सी बात है वो भी सारी चीज़ें देख रहा था, उसके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक वो चीज़ें रही होंगी। लेकिन फिर भी वो चीज़ें वहाँ पर चलती रही, और उसके बाद जब हिमांशी बाहर निकल गई तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने फिर उसके साथ वो इनके साथ मसले शुरू हुआ, और उसके बाद उसने उसके साथ रिश्ता छोड़ दिया। 9 साल का रिलेशनशिप था हिमांशी का उस एक्स फियांसे के साथ, क्योंकि वो मंगनी कर चुकी थी उस बंदे के साथ। और फिर जब वो दोबारा से री इंटर होती है बिग बॉस में, जब वो आती है तो वो बताती है कि भाई मेरा उसके साथ ऐसे नहीं ऐसे ब्रेकअप हो गया, और वहाँ पर फिर हिमांशी को वो प्रपोज करता है, और फिर एक रिलेशनशिप में वो बिग बॉस से ही आ जाते हैं। और वहाँ पर सलमान खान ने कहा भी था कि देखो, हिमांशी को कोई दुख नहीं देना, मतलब हिमांशी को तुम छोड़ना नहीं और ये नहीं करना, क्योंकि सबको पता है कि बिग बॉस में बनी हुई जोड़ियाँ इतनी ज़्यादा पायदार नहीं होती, बहुत कम जोड़ियाँ पायदार रही हैं, वरना कुछ सालों बाद सबके इतने ही अगली ब्रेकअप हो जाते। खास करके एक जो उपन पटेल था, यार मैं नाम भूल गई हूँ, उपेन पटेल था, मैं नाम भूल चुकी हूँ, और करिश्मा तन्ना का जो रिलेशनशिप था वो सबसे ज़्यादा जो है वो गंदा रहा था। गंदा इन द सेंस कुशाल ठंडर और गौहर का रिलेशनशिप भी था, बट उनकी तो फिर आपस में ना ऐसी वीडियोस वगैरह, ऐसी पिक्चर्स वगैरह वायरल हुई थी जहाँ पर वो रोड पे लड़ रहे थे, और वो रोड पे गाड़ी से उतर गए थे, और बहुत कुछ वायरल हुआ था इनका भी, अगर आपको याद हो वो करिश्मा तन्ना वाली चीज़ें भी। तो वो चीज़ें रही हैं। और रहा है ब्रेकअप अरमान कोहली और वो जो तनीषा थी, तनीषा मुखर्जी, उनका रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा वर्क नहीं करे, आप सबको पता है। बिग बॉस के बने पारस और माहिरा, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, पारस और माहिरा का रिलेशनशिप उन्होंने कभी एक्सेप्ट तो नहीं किया, बट हम सबको पता था कि वो कहीं ना कहीं दोस्तियों से बढ़कर चीज़ें हैं उस बिग बॉस में। तो तकरीबन जितनी भी जोड़ियां बनी थी बिग बॉस 13 में वो टूट ही गई, और जो बनकर भी आई थी मुझे लगता है वो भी टूट गई, क्योंकि रश्मि और अरहान, उनका भी ब्रेकअप हो गया था बाहर निकलते हुए।
अच्छा खैर उनके ब्रेकअप के बाद तो इतनी चर्चा नहीं बनी थी, लेकिन अभी जो ये हिमांशी ने पॉडकास्ट दी है उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा बन गई है। अच्छा, तो आसिम ने उसका रिप्लाई करते हुए हम उस पर बात करते हैं कि आसिम ने उसका रिप्लाई क्या किया है। तो आसिम ने सबसे पहले एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर उसने ये सारी बातों को डिनाई किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि उसके आने के बाद तो उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब एक फ़िटनेस जर्नी आई है। उसने अपने आप को ज़िंदगी में समझना स्टार्ट किया और ये सारी बातें जो है वो आसिम ने कही। सेकंड उसने ये बात कही कि भाई जो कह रहा है मतलब पैसों को लेकर तो बैंक स्टेटमेंट बता देगी, तो कि कौन ज़्यादा पैसों वाला है कौन ज़्यादा नहीं है। तो आई नो कि देखो ये चीज़ें अगर आसिम की तरफ से पहले आती, ये बहुत ज़्यादा बचकानी रखती कि ये लगता कि यार ये क्या बोल रहा है, क्या ये बच्चों वाला रिलेशन है। लेकिन अगर आप देखो तो हिमांशी ने ये सारी बातें कही हैं। तो अब हिमांशी ने बातें कही हैं, आसिम ने उसका रिप्लाई किया है और उसका रिप्लाई फिर उसी वे में उसने किया है जाकर बॉडी शेम वगैरह उसने सब कुछ किया, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही था, ओवर हो गया था। बॉडी शेम वगैरह ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। और खैर जो उसने पारस के लिए भी वर्डिंग्स यूज़ की वो भी उसने बहुत ज़्यादा अजीब सी वर्डिंग यूज़ की। भाई देखो हर किसी का अपना पैशन होता है, ठीक है। अगर वो पॉडकास्टिंग कर रहा है, वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो उसकी अपनी चॉइस है, वो उसका अपना सब कुछ है। आपने ये सब कुछ नहीं चॉइस करा, आपने दूसरे काम को चॉइस करा, आपने अपना एटीट्यूड और अपने ईगो को चूज़ किया, वो आपकी पसंद है। लेकिन आप किसी को इस तरीके से उनके काम पर और ये सारी बातें नहीं कर सकते। अगर आपका रिलेशन सामने वाला इंसान सारी चीज़ें बता रहा है, कर रहा है, तो उसमें उस पॉडकास्टर को आप ये कहोगे कि उसने कुरेदा, उसने ये किया, उसने वो किया, तो जाहिर सी बात है उसको तो सनसनीखेज चाहिए ही। तो जो सामने वाला है वो अगर इतनी सारी बातें कर रहा है तो वो सोच समझ के कर रहा है ना। उसने उस प्लेटफॉर्म पर आकर बात करी, क्या उसको नहीं पता था कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं बात कर रही हूँ, ये बात स्पार्क होगी। इस बात पर बहुत ज़्यादा ये एक सेंसिटिव मुद्दा है जो हिमांशी ले रही है और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। और उसने कहा कि इस पर फेम नहीं लो, रिलीजन कार्ड मत प्ले करो और इस तरीके का उसने बातें कही हैं कि उस चीज़ पर फेम तुम नहीं लो और इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को समझो। और मुझे भी लगता है समझना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आसिम ये कर रहा था तो भी गलत है, और अगर आसिम ने नहीं किया और हिमांशी ने ये चीज़ कही है तो भी गलत है। तो मुझे तो ये चीज़ अजीब ही लगी है जब से ये चीज़ निकल कर आई है। आई नो कि हर साइड के दो पहलू होते हैं, हर इंसान दूसरे। अब जो हिमांशी ने भी जिस तरीके से बोला है, वो उसने कहीं भी कन्वर्जन को लेकर उसने क्या बात की कि नहीं कन्वर्ट नहीं करा रहा था, बस वो अपने रिलीजन की ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो आगे चलकर बोलती है कि नहीं, उसने कहा कि ये सब कुछ शादी के बाद नहीं चलेगा, शादी के बाद तुम्हें जो तो उसको क्या कहेंगे। तो वो चीज़ें हिमांशी की भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रही। हिमांशी ने भी जो वर्डिंग्स यूज़ करी, जो बातें उसने कही, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रही। थोड़ा अगर और मगर था, उसको वो बोलना भी था क्योंकि उसको भी पता था कि वो जो बात करी वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो उसको वो बात बोलनी भी थी और उसको नहीं भी बोलनी थी, वो वाला सीन था। अच्छा, उसने फिर ये भी एक पोस्ट शेयर की जिसके अंदर उसने रीजंस बताए, क्योंकि हिमांशी ने ये बात कही थी कि उसको उस रिलेशन में रहते हुए सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे, एंजाइटी, डिप्रेशन, थायराइड, नोज ब्लीड, फेस ऑल, स्मेल फ्रॉम हेयर, फेस एक्नी, और इसने ये सब कुछ बताया था। जो हिमांशी है उसने ये सारी बातें डिस्क्लोज की थी, जिसका उसने जवाब दिया कि थायराइड इस वजह से होता है, एंजाइटी डिप्रेशन इस वजह से होता है, नोज ब्लीड इस वजह से होती है, फेस ओल्ड, अब इधर भी देखो बॉडी शेम हुआ है, एज शेम लोगों को लगा है। और कुछ लोगों को ये बात लग रही है कि नहीं भाई वो रिप्लाई जो कर रहा है वो सही रिप्लाई कर रहा है, अब फेस ओल्ड हो गया या एक्नी हो गई, वो सब कुछ उसने कहा है। अच्छा, इस चीज़ को काफ़ी सारे लोग देखो अपने ब्रेकअप हो गया या अपने वो जो ट्रॉमा होता है, या जब वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो तो उससे कंपेयर करते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बुरी चल रही है, इसीलिए हमारी स्किन, हमारी बॉडी, ये सब कुछ रिएक्ट कर रही होती है। एंजाइटी डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया जा रहा होता है। और देखो रीजंस होते हैं एंजाइटी डिप्रेशन। यहाँ पर मैं आसम को इस बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि सिर्फ चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है, चाइल्डहुड ट्रॉमा आपका रीज़न नहीं होता है। अगर आपको उस रिलेशनशिप में भी अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और आप इतने ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहे हो तो आपको ट्रॉमा भी होता है, आपका फेस भी ख़राब होता है। हाँ, ये जो स्मेल जो उसने कहा कि हेयर्स में से स्मेल और ये सब कुछ, ये उसने थोड़ा सा सही लॉजिक मारा कि वॉश हेयर कर लो, तो ये सब कुछ है। लेकिन जो बाकी जो बात है कि भाई ये मतलब रीज़न है फेस एक्नी और ये सब, इसका रीज़न नहीं होता है। क्यों नहीं रीज़न होता भाई? रीज़न होता है। फेस एक्नी हो गया या आपके जो फेस जो अचानक बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। क्यों कहा जाता होता है कि औरत जो है वो अगर खुश होगी तो वो जवान नज़र आएगी और अगर वो बहुत ज़्यादा दुखी होगी तो वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। अच्छा, बूढ़े होने का मतलब ये वाला नहीं होता जो हमारे दिमाग में बूढ़ों की एक इमेज होती है, वो नहीं होता। बहुत सारे लोग सोच से बूढ़े हो जाते हैं, वो कुछ जीना छोड़ देते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो हाँ जी, ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन, ये बिल्कुल आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में मिलता है और इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि नहीं सिर्फ ये आपको बचपन के ट्रॉमा से ही मिलता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ। क्यों भाई? ऐसा कुछ नहीं होता। और जो रही बालों की स्मेल की बात, तो वो कहीं ना कहीं देखो ये भी हो सकता है, बालों का स्मेल वाला सीन, कि औरत ना इस दरमियान अपने आप को छोड़ देती है जब वो किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में होती है या कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी देख रही होती है, तो वो अपना ख्याल रखना छोड़ देती है, वो सारी चीज़ों पे केयर करना छोड़ देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी भी होती है, उसका जिस्म भी बहुत चेंज हो जाता है, वो बहुत अजीब सी हो जाती है। और उसके बाद जब वो ब्रेकअप करती है दैन उसके बाद वो फिर अपने आप को निखारती है। आप अक्सर देखना जो औरतें ब्रेकअप करती है ना, उसके बाद वो अलग से निखर कर आती हैं, अलग से निखरेंगी, वो हसीन हो जाएंगी, वो खूबसूरत हो जाएंगी, कुछ वेट कम कर लेंगे, कुछ अपने बाल कटवा देंगी, वो अपने लुक पे ज़रूर काम करेंगी। अगर वो ब्रेकअप हुआ है, उनका दिल टूटा है,
तो इस चीज़ का आपने पूरा का पूरा मलबा जो है वो उसी के ऊपर डाल दिया और आप बता रहे हो कि आपकी वजह से उस बंदी की फ़िटनेस पे ध्यान गया, वो बंदी कुछ बनी है या उस बंदी का फ़ेम। हाँ, वो जो पैसों वाली बात थी वो मुझे भी बहुत वियर्ड लगी थी कि ये वाला जो फ्लैक्स ही करना बनता ही नहीं था कि मैंने जितना भी डेट किया, मैंने अमीरों को डेट नहीं किया मैंने। लेकिन पता है दरअसल क्या है, दरअसल एक औरतों के ऊपर एक गोल्ड डिगर का छाप भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग गोल्ड डिगर, अच्छा इसको फेम डिगर कहा गया है कि ये गोल्ड डिगर नहीं, ये फेम डिगर है, क्योंकि उसको फेम चाहिए, उसको किसी ना किसी तरीके से एक ऐसे इंसान से फेम चाहिए जो उससे ज़्यादा फेमस है। तो जो घमंड अगर वो दिखा रही है तो उससे ज़्यादा घमंड आसिम भी दिखा रहा है। और आसिम का घमंड तो हमने बहुत बार देखा है। कुछ लोग उसको राइट कहते हैं इसके इस घमंड को, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है। मतलब ये बंदा बिग बॉस में जैसा आया था, बिग बॉस के बाद जो उसने चेंजेस दिखाई अपनी ज़िंदगी में, वो चेंजेस बहुत हट के रहे हैं। उसके अंदर ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ गया है। पहले था, बिग बॉस में भी था, ऐसा नहीं था, बट लेकिन उसके बाद जो खतरों के खिलाड़ी में जिस तरीके का बिहेवियर है। अच्छा, आसिम के जो फैंस हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, उसको हर एक मामले में ठीक बोलते हैं, लेकिन हर एक मामले में हर एक इंसान सही नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो उसके फैंस हैं वो काफ़ी आसिम को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी जो आसिम की ट्वीट्स आई हैं उस पर भी ये सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं वो बिल्कुल ओके है। आई नो वो कुछ जगहों पर ओके है, जो उसने रिप्लाई किया है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन कुछ जगह पर वो नहीं ठीक है। इस तरीके से बॉडी शेम करना, इस तरीके से कुछ भी उठाकर कुछ भी बोल देना। एक रिलेशनशिप रहा था और ये चीज़ तो शुरू दिन से, जिस दिन उन्होंने अपना ब्रेकअप अनाउंस किया था, तो इनकी अनाउंसमेंट में अगर आप पोस्ट देखोगे तो उन्होंने ये कहा था कि रिलीजन जो है इनकी प्रैक्टिस अलग है और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू अलग है उनके। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पहले ही लोगों को लग रहा था कि शायद आसिम जो है वो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था रिलीजन चेंज करने के लिए, ये पॉसिबल हो सकते हैं चांसेस तो उस टाइम से थे। लेकिन फिर यही हुआ कि हिमांशी ने जो है जब इस चीज़ को आके कन्फर्म किया, उसने कोई प्रूफ नहीं दिया है, और प्रूफ वैसे भी अगर वो बातों से हुआ है तो फिर तो जाहिर सी बात है बातों का प्रूफ ना उसके पास होगा ना उसके पास होगा। लेकिन हाँ, आसिम के पास ये प्रूफ है कि अगर मैं इतना ही बुरा था और मैंने सब कुछ इतना ही दिया था, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ, तो 3 महीने बाद तुमने मुझे आकर मैसेज क्यों किया था कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी में वापसी आना, और मेरे पास उस चैट के प्रूफ ज़रूर हैं। हाँ जी, आसिम के मुताबिक हिमांशी ने अगेन उसको मैसेज किया था ब्रेकअप के बाद कि वो उसकी ज़िंदगी में वापसी आना चाहती है। और देखो, कभी कभार ये सवाल मेरे भी दिमाग में आया जब ये इसने बोला है, ठीक है उसने अभी कोई प्रूफ नहीं दिया है, आई नो कि उसकी कोई और साइडलाइन हो सकती है, और कोई स्टोरी हो सकती है, और कोई मैसेज हो सकता है, झूठ हो सकता है, सच हो सकता है, लेकिन आसिम के मुताबिक आसिम के पास प्रूफ मौजूद है कि उसने उसको वापसी अप्रोच किया था 3 महीने बाद। तो हो सकता है कुछ लोगों को लगता है कि भाई फ्लैशबैक्स होते हैं, लोग ज़िंदगी से जा नहीं पा रहे होते, मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते, लेकिन कुछ भी है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान जिसने इतनी टॉक्सिसिटी की और आप उसको छोड़ चुके हो, आपको ये चीज़ फील हो गई कि आप अपने रिलीजन नहीं छोड़ सकते, और अच्छी बात है अगर आप अपने रिलीजन पे रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए वेल एंड गुड है, तो फिर आप उस बंदे के पास वापसी क्यों जा रहे हो, क्या सोच के जा रहे हो? वो बंदा चेंज हो जाएगा? नहीं। जिस बंदे की जो सोच आपके सामने आ चुकी, जिस बंदे ने आपको इतनी टॉक्सिसिटी दे दी, आपको पूरा समझ में आ गया था कि आप ऐसी गंदी ज़िंदगी गुजार रहे हो उस बंदे के साथ, तो फिर आपके पास वापसी जाने का क्या रीज़न था? क्यों आपने उसको मैसेज किया? आई नो मैसेज अभी तक नहीं आया है, बट जो इस तरीके से हमने हिमांशी के कहने पर एक जो भी पॉइंट है, जो भी हमारा रिएक्शन है वो हमने दिया था, तो इस तरीके से ये आसिम का पॉइंट रहा है। अच्छा, अब सब वेट कर रहे हैं कि हिमांशी इस चीज़ का क्या रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि ये एक तरीके से बड़ा एलिगेशन ही आप कह लो कि हिमांशी ने वापसी जाने की ट्राई की थी, और हिमांशी ने, अब देखो एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि यार होता है कभी कभार कि आप जाते हो करते हो, तो जिस तरीके से हिमांशी ने जो बातें की और जो आसिम ने कहा, मतलब एक रिलेशनशिप के बाद इस तरीके से इस गंदे मोड़ पर आके ख़त्म करना और ये सब कुछ करना, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जलील करवाना, ये चीज़ बहुत ही बुरी है। और अच्छा, उसने सीधा सीधा आसिम ने ये कह दिया है कि फेम चाहिए, चाहे वो पारस छाबड़ा से रिलेटेड हो, चाहे वो उसने पारस छाबड़ा को पिक, और ये सारी चीज़ें भी कही हैं, और पेट लटका हुआ है, जितना टाइम आप पॉडकास्ट में देते हो इतना आप जिम में दे दो, तो उसके भी काम को लेकर उसने टारगेट किया है, और ये सारी बातें भी कही हैं जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी अजीब सी थी, जो कि उसका पारस को उसने कही है। लेकिन चलो जी, आप लोग का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी देखते हैं हिमांशी की साइड की स्टोरी अब क्या आती है, हिमांशी अपनी तरफ से कोई स्टोरी बताती है, नहीं बताती, हिमांशी इन सब पर रिस्पॉन्ड करती है, नहीं करती, क्योंकि कंट्रोवर्सी अगर बढ़ी, अगर हिमांशी ने रिस्पॉन्ड किया तो और बढ़ेगी कंट्रोवर्सी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी करके रुकती हैं, और ये सब कुछ बढ़ता रहेगा, एक दूसरे को जितना होगा गंदे से गंदा बोलेंगे, करेंगे, और ये कंट्रोवर्सी फिर बहुत गंदी बन जाएगी। चलो जी, आप लोग के क्या ख्याल है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। आप लोग को कौन कौन से पॉइंट आसिम रियाज के ठीक लगे हैं, और कौन से पॉइंट पर आपको लगा है कि आसिम को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, या आसिम को यहाँ पर रुक जाना चाहिए था, या आसिम को तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखा देनी चाहिए थी। आप लोगों को क्या लग रहा है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। अच्छा, इस कंट्रोवर्सी में काफ़ी सारे लोग सही गलत ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सही गलत अभी इतनी जल्दी नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर आप हिमांशी की साइड सुनोगे हमें आसिम ठीक लगेगा, और आसिम की साइड सुनोगे तो हमें हिमांशी ठीक लगेगी, नहीं सॉरी, हिमांशी की साइड सुनोगे तो हमें हिमांशी ठीक लगेगी, और आसिम की साइड सुनोगे
तो हमें आसम ठीक लगेगा। लेकिन हाँ, ये कंट्रोवर्सी है तो रिलीजन के आसपास की ही, रिलीजन ही इसमें काफ़ी जो मेन पॉइंट रखता है, मेन रीज़न है। मैं मानती हूँ ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक होता है, बहुत जल्दी इस पर हेट मिल जाता है, बहुत जल्दी लोगों के पॉइंट्स बन जाते हैं, लोग बहुत कुछ इस पर रिएक्शन दे देते हैं और बहुत जल्दी ये चीज़ें होती हैं। ये इस चीज़ से मैं कभी डिनाई नहीं करूँगी, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये। चलो जी, आप लोग का कहना है लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।